नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां तक जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन तक, वो था मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैंने आपसे कहा था तीन मेन टॉपिक होते हैं। पहला था सेमीकंडक्टिंग एंड इट्स डिवाइसेस, दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, कंबाइंड फॉर्म में है ये, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। Energy released in fission of single uranium-235 nucleus is 200 mega electron volt. The fission rate of reactor operating at a power level of 5 watt. देखो, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर 5 वॉट है। एनर्जी, एक यूरेनियम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। एक यूरेनियम 200 मेगा मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 10 की पावर -19 जूल। देखो, मेगा जो होता है बेटे, मेगा होता है 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। कन्वर्ट कर लेना एसआई यूनिट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19 जूल के बराबर। तो ये एनर्जी जूल में आ गई किसकी? एक एटम की, इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम, तो टोटल एनर्जी आ गई। भाई एक न्यूक्लियस इतनी एनर्जी देता है इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो टोटल एनर्जी आ गई, नहीं आ गई? डिवाइड बाय टाइम, पावर का फॉर्मूला तो यही होता है ना, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम। 5 इक्वल्स टू, ये आएगा आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू n बाई टी। चेक कर लीजिए, 2 इंटू 1.6 3.2 हो गया, 10 की पावर 8 और 10 की पावर -19, 10 की पावर -11। उसको उधर ले जाओ, n बाई टी निकाल लो, कितना आ रहा है? 5 डिवाइड बाई 3.2 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी 1.56 इंटू 10 की पावर 11। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम। इसे क्या बोलते हैं? इसे फिजन रेट कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम को फिजन रेट बोलते हैं। उसने क्या पूछा है? अब पढ़ता हूं क्या पूछा है। द फिजन रेट, फिजन रेट ही पूछा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए, देख लो सही से, देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। ये क्वेश्चन वैसे तो पुराना है लेकिन अच्छा है, इसलिए मैंने 2010 से 19 तक सारे लिए हैं। 2010 से पहले वो क्वेश्चन लिए हैं जो अलग कैटेगरी के थे, ताकि वो सारी कैटेगरी कवर हो जाए। इसमें लिखा था, फिगर इंडिकेट द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए, इमिशन स्पेक्ट्रम में वो लाइंस होती हैं जिसमें एटम डी एक्साइट होता है और रेडिएशन इमिट करता है। तो यहां एटम डी एक्साइट हो रहा है सी से एक्स, यानी कि 4th लेवल से ग्राउंड लेवल, 3rd लेवल से ग्राउंड लेवल, 2nd से ग्राउंड, ये 2 पे, ये इस तरह से ये डी एक्साइट हो रहा है। आगे क्या पूछा है? उसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल विल लाइंस विल अकर इन ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इनमें से कौन सी लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी होंगी? ये लाइन तो इमिशन स्पेक्ट्रम की है, ये लाइन तो वो है जो इमिट तब हुई है जब आपका एटम डी एक्साइट हुआ है। जब एटम डी एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से नीचे जंप करता है। तो यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में जंप हो रहा है, यहां 3rd से 1st में, यहां 2nd से 1st में, यहां 2nd से 4th से 2nd में, 4th से 3rd में, 3rd से 2nd में, 4th से 3rd में। यहां पर एटम डी एक्साइट हो रहे हैं। जब एटम डी एक्साइट होता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है, उसे इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इमिशन स्पेक्ट्रम तो मैंने दे दिया, ये बताओ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइन हो सकती है। देखो भाई, इमिशन तो कहीं से भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन तो ग्राउंड से ही होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको तो पता ही है कि ये जो स्पेक्ट्रम थ्योरी है ये बोहर ने दी थी हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड लेवल पे होता है, तो इनिशियली तो वो ग्राउंड लेवल पे ही होगा ना, तो जब भी वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम ग्राउंड लेवल ही करेगा।
तो एब्जॉर्प्शन तो जब भी होगा फ्रॉम ग्राउंड लेवल होगा, 1 से होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में वही लाइन होगी जो ग्राउंड स्टेट से चलेगी, यानी कि एक्स से चलेगी। एक्स से कौन कौन सी लाइन चल रही है? 3 2 1। ये ग्राउंड स्टेट से नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटे नेचुरली हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, तो बाहर से कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ग्राउंड से ऊपर जाएगा ना, तो 1 से जाएगा ना, यहां से फर्स्ट ऑर्बिट से जाएगा, यहां से यहां से यहां से। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ ये 3 लाइन हो सकती हैं, बाकी 3 नहीं हो सकती, वो ग्राउंड से नहीं है ना, वो तो फर्स्ट ऑर्बिट, ये एक्साइटेड वाला जो होता है इस ऑर्बिट में है, ये सेकेंड ऑर्बिट से है। सेकेंड ऑर्बिट से क्यों जाएगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेचुरली सेकेंड ऑर्बिट में थोड़ी रहता है, फर्स्ट में रहता है, तो एब्जॉर्ब करेगा तो फर्स्ट से करेगा, यहां से क्यों करेगा? ठीक है, तो सिर्फ 1 2 3 ही एग्जिस्ट कर सकती हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। वो भी हम ये नहीं कह रहे होगा, मतलब एग्जिस्ट कर सकती। ये भी पुराना क्वेश्चन है मगर ये अलग कैटेगरी है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। और ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यूअसली 2 साल लगातार आया है, 96 में और 95 में लगातार सेम वैल्यूज के साथ। नहीं, एक बार रेशियो 2:1 दिया, अगली बार दिया था 3:1, सिर्फ उसका फर्क था, 2 की जगह 3 था। बैक टू बैक, मतलब कंटिन्यूअसली 2 ईयर में आया है, 96 में आया और उससे पहले 95 में भी आया था, सिर्फ 2:1 की जगह 3:1 था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। क्वेश्चन क्या देखते हैं। ए न्यूक्लियस रप्चर्स इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स। एक बड़ा न्यूक्लियस 2 पार्ट में टूट गया, लेट अस से बड़ा पार्ट x है, वो 2 पार्ट में टूट गया, y और z। चलो, विच हैव देयर वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2:1। ये जो बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे 2 में टूटा है, इनकी वेलोसिटी का रेशियो दिया है vy by vz, कितना है? 2:1। ऊपर vy क्यों लिखा? ऐसे मैंने पहले y कहा तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, ऊपर y फिर z। What will be the ratio of their nuclear size? न्यूक्लियर साइज किसे बोलते हैं? न्यूक्लियर रेडियस को। हमें इनके न्यूक्लियर रेडियस के रेशियो चाहिए, ठीक है। तो उसने हमें क्या कहा? उसने हमें कहा है कि मेरे पास एक बड़ा न्यूक्लियस था, वो 2 पार्ट में टूटा है, जिसकी वेलोसिटी का रेशियो इतना है। आपको बताना है इनके न्यूक्लियर रेडियस का रेशियो क्या है। देखो भाई, क्लास में पढ़ाया जाता है कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो क्लास में पढ़ाया जाता है। इनिशियली एक्स रेस्ट पे था, ये थोड़ी मूव कर रहा था, तो इसका मोमेंटम तो 0। फाइनली जो डॉटर न्यूक्लियस होते हैं वो मूव करते हैं, ये सब क्लास में पढ़ाया जाता है। पेरेंट न्यूक्लियस रेस्ट पे होता है, जो उससे डॉटर न्यूक्लियस निकलते हैं वो मूव करते हैं, तो ये मूव कर रहे होंगे। y का मोमेंटम my इंटू वी वाई, z का mz इंटू वी जेड। माइनस क्यों लिया है? देखो, इनिशियली आपका पेरेंट न्यूक्लियस रेस्ट पे होता है, ये क्लास में पढ़ाते हैं, तो इसका मोमेंटम 0 होता है। अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। अब फाइनल 0 कब हो सकता है? जब 2 चीजें ऐड हों तब हो सकता है, या जब 2 चीजें सब्ट्रैक्ट हों। ऑब्वियसली 2 चीजों का एडिशन तो 0 नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन ही होगा। इसका मतलब माइनस आना चाहिए। इसका मतलब दोनों जो मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अगर y इधर जाएगा लेफ्ट में तो z राइट में जाएगा, ठीक है, या z लेफ्ट में जाएगा तो y राइट में जाएगा। होने अपोजिट में चाहिए, क्योंकि डिफरेंस ही 0 के बराबर हो सकता है, सम नहीं हो सकता। तो यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया my vy इक्वल्स टू mz vz। ये क्या है? my मास ऑफ न्यूक्लियस y, और क्लास में पढ़ाते हैं न्यूक्लियस का मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास नंबर। ये क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, किसी न्यूक्लियस का मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास नंबर इनटू vy। ऐसे ही mz क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस z, तो फॉर्मूला लगाओ, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास नंबर। यहां से तो यहां से ये मास ऑफ प्रोटॉन तो कैंसिल हो गया, तो यहां से बेटा ay बाई az कितना आ गया? ये आ गया vz बाई vy।
और v बाई बाई वी जेड 2:1 है, तो वी जेड बाई वी वाई क्या होगा 1:2, उल्टा हो जाएगा। ये किसका रेशियो आ गया, मास नंबर का रेशियो आ गया, मास नंबर का। उसने किसका रेशियो पूछा है, रेडियस का। किसका रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस, जिसका फॉर्मूला होता है आर नॉट मास नंबर की पावर 1/3। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला होता है आर नॉट मास नंबर की पावर 1/3। वाई का रेडियस क्या होगा, आर नॉट मास नंबर ऑफ वाई की पावर 1/3, और जेड का रेडियस वो होगा आर नॉट ए जेड की पावर 1/3। उसने रेशियो पूछा है आर वाई बाई आर जेड, तो वो बराबर होगा ए वाई बाई ए जेड की पावर 1/3। भाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्लास में ये पढ़ते हैं, एक बार वाई पे लगाया एक बार जेड पे और डिवाइड कर दिया, क्योंकि उसने रेशियो पूछा। अब ए वाई बाई ए जेड अभी निकाला आपने, 1/2 आया है, तो आंसर आ गया 1:2 की पावर 1/3। चेक कर लो पीछे, ए वाई बाई ए जेड निकाला था आपने 1:2, 1:2 का मतलब 1/2। ये आंसर आ गया हमारा डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कहा कंटिन्यूसली 2 ईयर में आया था मतलब, तो इसलिए आपको करना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। हालांकि 2010 से पहले का क्वेश्चन है, देखो 2010 से पहले जो भी मुझे अच्छा लगा मैंने उसे इंक्लूड कर लिया। चेक कर लें। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने पहले को y कहा है तो अब उसको फॉलो करो। देखो आपकी चॉइस थी, आप z को भी पहले कह सकते थे, z प्लस वाई। आप किसको पहले लिखते हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन जिसको लिखो फिर उसे फॉलो करो। अब आपने y को पहले लिखा तो हर बार y पहले आएगा। जैसे वेलोसिटी का रेशियो 2:1 था, हाँ तो 2 y का होगा 1 z का होगा। ऐसे बाद में उसने रेडियस का रेशियो पूछा, हाँ तो रेडियस का रेशियो में भी क्या होगा, पहले y आएगा फिर z आएगा, ठीक है, वरना आंसर गड़बड़ हो जाएगा। सीक्वेंस मत में काटना। मैं ये नहीं कहता कि y को पहले लिखें, आप उल्टा भी कर सकते हैं, z को पहले लिखें, मगर जो भी लिखें अब उसको फॉलो करें। अगर आपने y को पहले लिखा है तो हर जगह y ऊपर आएगा, जो डाटा गिवन है उसमें भी y ऊपर आएगा, और जो आंसर निकालेंगे उसमें भी y ऊपर आएगा, तभी चीजें मैच करेंगी, वरना उल्टा आंसर आ जाएगा आपका। उल्टा मतलब 2 की पावर 1/3 पहले आ जाएगा, उससे क्या नुकसान होगा, नुकसान देखो क्या होगा, तुम्हारा आंसर डी की जगह सी आ जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे, ये नुकसान होगा। और क्या होता है, अब चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द बोर मॉडल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड बाय कूलम अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए वो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। हाइड्रोजन एटम पे सेंटर पे न्यूक्लियस होता है एक प्रोटॉन के साथ, तो चार्ज होगा +E, और बाहर इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है विद स्पीड v एंड रेडियस r। अब क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है +E, और बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कल में चलता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ प्लस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। विद कूलम्स लॉ कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और क्योंकि ये फोर्स सेंटर की तरफ है तो ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है mv²/r। तो यहां से v अगर आप निकालें तो ये आएगा E² अपॉन 4πε0 mr का रूट, जिसे आप लिख सकते हैं v = E डिवाइड बाई √4πε0 mr। यहां से v निकल गया। अच्छा, किसके टर्म्स में, रेडियस के टर्म्स में। रेडियस उसने a0 दिया है तो a0 पुट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा E डिवाइड बाई √4πε0 m a0। अब आंसर क्या आ गया हमारा, a आ गया। चेक कर लीजिए इसे, देख लो अच्छी तरह से, कोई डाउट हो बता दीजिए। 2 radioactive substance A and B have decay constant 5 lambda and lambda respectively. At t equals to 0, they have same number of nucleus. The ratio of number of A to B will be 1/E² after a time. देखो भाई
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में फाइनल नंबर के दो फॉर्मूले होते हैं, इनिशियल नंबर डिवाइड बाय 2 की पावर n, और एक होता है इनिशियल नंबर e की पावर माइनस लैम्डा टी। रेडियो एक्टिविटी में फाइनल नंबर के दो फॉर्मूले हैं, आइदर दिस और दैट। मैं वो पसंद करूंगा ई वाला, क्यों? क्योंकि वो डाटा ई के टर्म्स में है, तो ई वाला इजी रहेगा मेरे लिए। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, फाइनल नंबर इक्वल्स टू इनिशियल नंबर ई की पावर माइनस डी के कांस्टेंट इनटू टाइम, ये वाला लगाऊंगा। कितनी बार? अब दो सब्सटेंस हैं ए एंड बी, दो बार लगाऊंगा। पहले ए पे लगाओ। मान लेते हैं ए का फाइनल नंबर एन ए है, इनिशियल नंबर मालूम नहीं, और लैम्डा डी के कांस्टेंट होता है, उसका डी के कांस्टेंट 5 लैम्डा है, 5 लैम्डा इंटू टी, इक्वेशन 1। अब यही फॉर्मूला बी पे लगाओ, फाइनल नंबर बी के एन बी, इनिशियल नंबर सेम लेना है, लिखा है एट टी इक्वल्स टू 0 दे हैव सेम नंबर, ई की पावर माइनस, उसका डी के कांस्टेंट लैम्डा ही है, लैम्डा टी, इक्वेशन 2। तो मैंने एक फॉर्मूला दो बार लगा दिया। अब उसने हमें क्या दिया रखा? रेशियो ए डिवाइड बाय बी। ए को बी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो रेशियो आ जाएगा एन ए बाई एन बी, एन नॉट ई की पावर माइनस 5 लैम्डा टी डिवाइड बाई एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये आ गया रेशियो। एन ए बाई एन बी, ये क्या आ गया? फाइनल रेशियो ए बाई बी, वो तो गिवन है, उसने पूछा ना, द रेशियो ऑफ नंबर ए टू दैट ऑफ बी विल बी 1 बाई ई स्क्वायर, तो ये तो दे रखा है, कितना है? 1 बाई ई स्क्वायर है। एन नॉट ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस 5 लैम्डा टी, और नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, देखो इसकी वैल्यू तो गिवन है, इसकी वैल्यू तो गिवन है 1 बाई ई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर प्लस में आ जाएगी। अब मैथमेटिक्स का एक नियम होता है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इनके बेस तो सेम है ना, इनको ऐड कर दो। अब माइनस 5 लैम्डा टी को प्लस लैम्डा टी ऐड करो, ये ई की स्क्वायर ऊपर ले जाओ, ई की पावर माइनस 2, और इनकी पावर ऐड कर दो, ई स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ई की पावर माइनस 2 और उनकी पावर ऐड कर दो, तो बेटे ये आ जाएगा आपका ई की पावर माइनस 2 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 4 लैम्डा टी। अब आप देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम है दोनों साइड के, तो पावर भी क्या होनी चाहिए? सेम। दो चीजें बराबर कब होंगी? जब उनके बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो, तो पावर को सेम कर दो, 2 को बराबर कर दो 4 लैम्डा टी के, तो यहां से टी क्या आ गया? 1 बाई 2 लैम्डा। क्या आ गया? ये वो टाइम आ गया जिसपे दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वो टाइम आ गया जिसपे रेशियो 1 बाई ई स्क्वायर हो जाए। उसने क्या पूछा? उसने यही पूछा था, वो टाइम बताओ जब उनका रेशियो 1 बाई ई स्क्वायर हो जाए। तो देखो कोई ऑप्शन है यहाँ पर? सी आ जाएगा, चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन नीट में कई बार आया है सेम वैल्यूज के साथ। नहीं, ये डी के कांस्टेंट बदल देता है, रेशियो बदल देता है, कभी कहता है 1 बाई ई स्क्वायर, कभी कहता है 1 बाई ई, कभी कहता है 1 बाई ई क्यूब, अलग अलग रेशियो के साथ पूछता है। डी के कांस्टेंट बदल देता है, रेशियो बदलता है, मेथड यही रहता है। चेक कर लीजिए सही से, कोई डाउट हो बता दीजिए। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर 1.1 and 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है। When two deuterium nucleus fuse to form helium nucleus, the energy released in the fusion is। देखिए उसने कहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी? ड्यूट्रॉन के, ड्यूट्रॉन कह दो, ड्यूटेरियम कह दो, H21 होता है ये, इसकी कितनी है? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम वो कितनी है? वो है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो H21 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम इतनी है। फिर कहता है कि अगर दो H21 कंबाइंड होके हीलियम बन जाए तो उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज कितनी होगी? तो कर दो ना कंबाइंड, दो H21 को कंबाइंड करके हीलियम बना दो, तो बन गया हीलियम।
चेक करो इक्वेशन बैलेंस हो रही है ना, क्योंकि दोनों साइड एटॉमिक नंबर भी मैच होने चाहिए और मास नंबर भी। वन इसका टोटल 2 आना चाहिए, ठीक आ रहा है। इसका मास नंबर 2, इसका 2, टोटल 4 आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस रखना, ठीक है। क्या पूछ रहा है? इस रिएक्शन की एनर्जी रिलीज पूछ रहा है, क्यू वैल्यू। जो एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शन में उसे क्यू वैल्यू कहते हैं। ये क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे रिएक्शन की क्यू वैल्यू कहते हैं। वो क्यू वैल्यू पूछ रहा है रिएक्शन की, कैसे निकलेगी। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, और एक होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। मासेस हैं तुम्हारे पास? नहीं, बाइंडिंग एनर्जी है वो लगेगा, सेकंड वाला लगाओ भाई। तो Q वैल्यू का लगेगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है? हीलियम, तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी लो, कितनी है? 7। नहीं, 7 तो पर न्यूक्लियन थी, सही से पढ़ो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम इज 7। ये पर न्यूक्लियन है, पर न्यूक्लियन का मतलब एक न्यूक्लियन की 7 है, टोटल थोड़े ना है। और हमारे फॉर्मूले में क्या? हमारे फॉर्मूले में तो पर न्यूक्लियन ही टोटल होती है भाई। क्यू वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बताओ कितने न्यूक्लियन हैं? न्यूक्लियन नंबर ऑफ न्यूक्लियन मास नंबर के बराबर होते हैं। तो हीलियम का मास नंबर 4 है, तो 4 न्यूक्लियन है। तो बेटे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 7। एक के साथ है, और न्यूक्लियन कितने हैं? 4। किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियन उसके मास नंबर के बराबर होते हैं। तो मास नंबर 4 है, तो उसका मतलब 4 न्यूक्लियन है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैसे मिलेगी? 7 × 4 करना मिलेगी, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? H2 उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, कितनी? 1.1। एक न्यूक्लियन की 1.1 है, एक की। और H2 में कितने न्यूट्रॉन हैं? सर 2 इसमें है और 2 इसमें। दोनों क्यों ले रहे हो? रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? रिएक्टेंट दोनों को बोलते हैं ना। ये लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होती है, राइट साइड प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट तो दोनों है ना, तो दोनों के देखूंगा। 2 न्यूक्लियन इसमें है, 2 इसमें है, टोटल 4 न्यूक्लियन है। तो 1.1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, 1.1 × 4। आज से आप देख लो कितना आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है बेटे, ये 5.9 × 4 आ रहा है, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से देख लो कितना आंसर आ रहा है, वो मैं देख लूंगा, पहले आप मेथड देख लो। कोई परेशानी हो बता दीजिए। मेरे हिसाब से 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कोई ऑप्शन हो तो देख लीजिए। 23.6 पहला ऑप्शन है। बस ध्यान रखना बेटे, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी लेते हैं, जबकि उसने कौन क्या दिया? उसने दिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की दी है। हाँ, तो आप एक काम करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करो। और नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होते हैं? मास नंबर होता है। मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियन ही तो होता है बेटे, क्लास में पढ़ते तो है। अब देख लो, को परेशानी हो बता। An alpha nucleus of energy half mv square bombards a heavy nucleus target of charge Zd. Then the distance of closest approach for the alpha nucleus will be proportional to. देखिए, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है जिसने अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ फेंका था और उसके अंदर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट की थी। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था, Zd² / 2πε0 mv², ये आ गया था। रदरफोर्ड के अंदर ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो बता दे। आर किसके प्रोपोर्शनल है? आप देखो, क्या 1/Zd के प्रोपोर्शनल है? नहीं, वो तो Zd तो ऊपर आ रहा है ना। क्या v² के प्रोपोर्शनल? नहीं, v² तो नीचे आ रहा है। क्या 1/m के प्रोपोर्शनल? हाँ, m नीचे आ रहा है, तो ये सही हो गया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना भाई। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्लास में पढ़ते हैं तो रदरफोर्ड ने ही तो किया था ये। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ
प्रोजेक्ट किया था और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उसने कैलकुलेट करके दिखाया था। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था रदरफोर्ड ने। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके भी दिखाया था क्लास में, सॉल्व करके भी दिखाया था और कहा था कि याद कर लेना। हालांकि सॉल्व भी कर सकते हैं, मगर मैंने क्लास में करके दिखा दिया था, अब बार बार क्यों सॉल्व कर रहे हो? मैंने कहा था याद कर लेना, तो याद होना चाहिए था आपको। अगर याद है तो ऐसे ही देख के बता दो, क्यों सॉल्व कर रहे हो? तो सॉल्व भी हो सकता है, मैंने क्लास में सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है।